बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद यासिर गुंदल। आज कैपिटल बजटिंग टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे। कैपिटल बजटिंग टेक्निक जो है ये बेस करता है आपका जो टॉपिक कैश बजट के ऊपर। तो इससे पहले इसको देखने से पहले आप कैश बजट को गो थ्रू कर सकते हैं कि कैश बजट के अंदर हम कैसे कैश फ्लो को फोरकास्ट करते हैं। हम उसी फोरकास्टेड कैश फ्लो की बेस पे हम फैसला करेंगे कि प्रोजेक्ट को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स हैं। पहला पेबैक पीरियड है, दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू है, तीसरा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है, चौथा डिस्काउंटेड पेबैक है, पांचवा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और छठा काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न है। इनमें से जो पहली 5 टेक्निक्स हैं ये आपकी जो है बेस करती हैं कैश फ्लोज के ऊपर, वो कैश एस्टिमेटेड कैश फ्लोज के ऊपर जो कि आपने कैश बजट के अंदर कैलकुलेट करना सीखी थी। तो छठी टेक्निक जो है ये प्रॉफिट के ऊपर है कि एस्टिमेटेड प्रॉफिट की बेस पे हम फैसला करते हैं हमने प्रोजेक्ट करना है कि नहीं करना। तो हम इसमें से पहले ही टेक्निक के ऊपर बात करते हैं जो कि हमारी है पे बैक। तो पे बैक के अंदर हमने देखना होता है कि हम जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हमने इसके अंदर की थी वो कितने अरसे में हमें अर्न करके वापस करेगा प्रोजेक्ट, कितने सालों के अंदर, 5 सालों में, 6 सालों में। और इसके लिए रूल जो है वो होता है जी मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम पे बैक एक्सेप्टेबल है। जितना कम होगा पे बैक उतना प्रोजेक्ट वो एक्सेप्टेबल है, रिलायबल है, उसको किया जा सकता है। अगर हम 2 प्रोजेक्ट का पे बैक कंपेयर कर रहे हैं, एक का 5 साल है एक का 7 साल है, तो हम 5 साल वाले को प्रेफर करेंगे पे बैक के अंदर। पे बैक के ड्रॉबैक के अंदर एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये जो है ओवर द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट को नहीं करता। अगर प्रोजेक्ट 10 साल तक चलेगा तो वो सिर्फ उसके उस टेन्योर को इस एनालिसिस में यूज़ करेगा जिसमें के अंदर उसके इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी, वापस आ जाएगी। चलो एग्जांपल लेते हैं हम इसकी छोटी सी। हमारे पास टाइम का एक कॉलम होगा, एक हमारे पास इसके अंदर कैश फ्लोज का कॉलम होगा। तो हमारे पास 0, 1, 2, 3 ये 3 साल का, मैं चले बढ़ा लेते हैं इसको 5 साल तक कर लेते हैं, 4 और 5। 0 का मतलब करंट, ये आपका इन्वेस्टमेंट पीरियड होता है। लेट्स सपोज मैंने इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख की, तो जो आपने इन्वेस्टमेंट किया वो ब्रैकेट में होगी इसकी, और बाकी जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो आपने पॉजिटिव में लिखने हैं। पहले साल का जो हमारा कैश फ्लो है वो है जी लेट्स सपोज 20,000, 30,000 कर लेते हैं, 30,000। दूसरे साल भी हमें 30,000 कैश फ्लो मिलेगा, तीसरे साल भी 30,000, चौथे साल का भी 30,000 और 5वें साल के अंदर भी 30,000। लेट्स सपोज हर साल हमें 30,000 कैश फ्लो। ये कैश फ्लो नेट कैश फ्लो है, मीन जितना भी पहले साल के अंदर हमने कैश अर्न किया उसमें से माइनस कर दिया, जितना भी हमने एक्सपेंडिचर किए उसका कैश हमने माइनस किया, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो पहले साल के एंड पे बचा 30,000। दूसरे साल के अंदर जो हमने कैश अर्न किया उसमें से माइनस कर दिया हमने जितने भी खर्चे किए थे उनका कैश फ्लो, तो हमारे पास नेट कैश फ्लो 30,000। लेट्स सपोज हर साल हमें 30,000 का कैश फ्लो बच रहा है। तो इस सूरत के अंदर अगर हमने जो है अपने जो है पे बैक कैलकुलेट करना है तो उसका तरीकाकार क्या होगा। तो यहाँ पे हम एक तीसरा कॉलम बनाएंगे, उसको हम कहेंगे नेट कैश फ्लो का। नेट कैश फ्लो का कॉलम बनाएंगे, पे बैक की कैलकुलेशन हम देख रहे हैं। तो पहले साल का नेट कैश फ्लो 1 लाख माइनस में ही आएगा। पहले साल हमने 30,000 का अर्न किया तो हमारे पास बाकी कितना रह गया, 70,000। 1 लाख में से 30,000 माइनस करेंगे तो बाकी 70,000 का हमारा कैश फ्लो अभी रिकवर होने वाला रहता है। दूसरे साल की बात करें तो 30,000 हमने और अर्न किया तो 70,000 में से 30,000 रिकवर हो गया, बाकी 40,000 हमारे पास बैलेंस अभी भी रिकवरी में रहता है जो हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी। फिर उसके बाद तीसरे साल की बात करें, 30,000 हमने फिर अर्न किया तो इसका मतलब है तीसरे साल का बाद हमारे पास सिर्फ 10,000 रिकवर होने वाला रह गया। चौथे साल 30,000 हमने फिर अर्न किया तो हमारे पास बाकी जो बैलेंस रह गया, बाकी नहीं रह गया बल्कि वो सरप्लस में चला गया 20,000 का।
अब इसका मतलब है कि हमारा पे बैक जो है वो तीसरे साल और चौथे साल के दरमियान में, हमारा जो पे बैक है वो तीसरे साल और चौथे साल के दरमियान में है कहीं पे। तीसरे साल से के बाद हुआ है और चौथा साल पूरा होने से पहले हमारी इन्वेस्टमेंट रिकवर हो गई थी। तब इसको कैसे कैलकुलेट करना, तो 3 इयर्स प्लस हमारे पास जो है उसके लिए हमें जो है करना पड़ेगा, ये जो लास्ट नेगेटिव वैल्यू थी प्लस नेक्स्ट जो हमारे पास कैश फ्लो था, इनकी बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे 10,000 डिवाइड बाय 30,000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 इयर्स प्लस 0.3333 मीन 3.33 ईयर्स में हमारा पे बैक होगा। मीन्स के जिस साल हमारा पॉजिटिव कैश फ्लो आया है उस साल का कैश फ्लो हमने लेना, तो हमारे पास 3.33 ईयर्स आ गए। अब अगर इन पॉइंट्स के बाद वाले को हम मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 3 पॉइंट, ये जो 3 पहले वाला ये हमारा ईयर हो जाएगा, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारे पास मंथ्स बन जाएगा। तो 3.33 ईयर्स जो थे इनको अगर हम मंथ्स में लिखें तो ये 3 इयर्स प्लस 4 मंथ्स बनेंगे। ठीक हो गया। अब ये तमाम कैलकुलेशन हमें जो है परफॉर्म करनी है पे बैक के लिए, और पे बैक यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इवन कैश फ्लो था, एनओटी का केस था, तो एनओटी के केस का हमारे पास शॉर्टकट मेथड भी होता है। अगर मिस कैश फ्लो हो तो उसके अंदर तो डिटेल कैलकुलेशन ऐसे ही चलेगी जैसे मैंने की है। अगर एनओटी का केस हो तो उस सूरत में हम शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो शॉर्टकट के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास फार्मूला होता है जी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो एनओटी। तो इनिशियल कैश फ्लो इसके अंदर जो हमने इन्वेस्टमेंट की है वो है जी हमारे पास 1 लाख की, और एनओटी हमारे पास 30,000 की। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3.33 ईयर्स आएगा, और इसको फिर आगे आपने मंथ्स में कन्वर्ट करना है तो वही तरीका का जो आपने यहाँ पे किया है, तो आपका फाइनल आंसर वही आ जाएगा 3 इयर्स एंड 4 मंथ। ठीक है। एंड पे फिर बता दूं कि ये शॉर्टकट मेथड सिर्फ और सिर्फ एनओटी कैश फ्लो के केस में, अगर मिक्स कैश फ्लो होगा तो फिर ये शॉर्टकट मेथड नहीं चल सकता, फिर आपको ये सारी डिटेल कैलकुलेशन टेबल वाली करनी है। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नहीं, दूसरा हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। मैं इसी डाटे को लेकर नेट प्रेजेंट वैल्यू समझाने की कोशिश करता हूं जी। कैश फ्लोज और टाइम, ठीक है। ईयर 0 100,000, ठीक है। ईयर 1 30,000 के बाद ईयर 2 30,000, ईयर 3 30,000, ईयर 4 30,000 एंड ईयर 5 30,000। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास वही कैश फ्लो का मेथड है। अब इसके अंदर हमने एनपीवी कैलकुलेट करनी है। इसकी एनपीवी मीन नेट प्रेजेंट वैल्यू, कि इन कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है। जब प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है तो हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू रेट भी होना चाहिए। ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू रेट आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। ठीक है। मैं मिसाल के तौर पर आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये हमारे पास यहाँ पे ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से गिवन है, और इधर अगर बात करें इसमें तो उसने प्रेजेंट वैल्यूज कैलकुलेट करके दी। तो इट्स मीन आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हुई, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से आ सकता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से आपके पास ये प्रेजेंट वैल्यू रेट गिवन हो सकता है। तो मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे गिवन है और वो है 10%। तो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फार्मूला 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर 0, पहला सा 0 ईयर है। उसके बाद 1 प्लस 0.1 रेज टू पावर -1। उसके बाद हमारे पास
1 प्लस 0.1 माइनस 2, 1 प्लस 0.1 माइनस 3, 1 प्लस 0.1 पावर माइनस 4 और हमारे पास 1 प्लस 0.1 पावर माइनस। इनके आगे प्रेजेंट वैल्यूज फाइंड करेंगे। जीरो जब पावर हो तो हमारे पास फैक्टर 1 आता है, तो उसको जब 100,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100,000 ही आएगा नेगेटिव में। ठीक है, तो पहले साल के जब फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे तो उस वक्त हमारे पास वैल्यू आएगी। फैक्टर कैलकुलेट करके 30,000 से उसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2.73। जब दूसरे साल के फैक्टर को कैलकुलेट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 249793। वैल्यूज को आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कैलकुलेशन को। उसके बाद तीसरे साल का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 22539.44। जब चौथे साल का कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 2049.40। और जब हम आखिरी साल की बात करें तो आखिरी साल का हमारे पास आ जाएगा जी 18627.64। इस सब को जब नेट करेंगे इस कॉलम को, ये तमाम वैल्यूज एडअप होके 1,00,000 उसमें से माइनस करेंगे। ये प्लस की वैल्यूज है, वो नेगेटिव की वैल्यू है, तो नेट हमारे पास जो आंसर आएगा इसके अंदर वो हमारे पास आंसर आएगा जी 13723.6। ये हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, एनपीवी, इसको हम एनपीवी कहते हैं, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू। और इसके लिए डिसीजन रूल क्या है, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो एक्सेप्ट, नेगेटिव वैल्यू आएगी तो रिजेक्ट। ठीक है, और अगर दो प्रोजेक्ट्स के अंदर बात कर रहे हैं, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो हाई पॉजिटिव वैल्यू जो होगी वो एक्सेप्ट की जाएगी। जिसकी पॉजिटिव वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर दो प्रोजेक्ट है उनमें हमने फैसला करना है प्रोजेक्ट ए करें या बी करें और दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव में आ रही है एनपीवी की, तो हम कहेंगे जिसकी एनपीवी की वैल्यू ज्यादा है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे। ठीक हो गया, ये हमारे पास थी एनपीवी की अप्रोच, जो हमारी यहाँ पर सेकंड जो टेक्निक। उसके बाद हम करेंगे चौथा पॉइंट, डिस्काउंटेड पेबैक। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को हम बाद में चले प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स को ही डिस्कस कर। छोटी सी टेक्निक है, ये एक रेशियो बेस्ड टेक्निक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सारी कैलकुलेशन हमने यही करनी है। ये जो है, मैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात करने लगा हूं अब। ठीक है, तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हमने सारी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी है, सिर्फ ये टोटल नहीं करना एंड पे, ये वाला टोटल नहीं करना। ठीक है, तो हमने जो है टोटल जो करना है, टोटल करते वक्त ऊपर वाली वैल्यू को कंसीडर नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं इनका टोटल करना। ठीक हो गया, टोटल करें तो वो हमारे पास वैल्यू आती है इसके अंदर 113723.6। ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू। अब मैंने इनिशियल कैश फ्लो जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर नहीं किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पीआई की बात कर रहा हूं मैं। कैलकुलेशन सारी ऐसे ही होगी, सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है, नेगेटिव कैश फ्लो को कंसीडर नहीं करना, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐड अप करना। ठीक है, और फिर हमें इसके बाद क्या करना है जी, ये जो टोटल आया है 113723, इसको डिवाइड कर देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, तो जब इसको हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। और अगर वो आंसर हमारा 1 से ज़्यादा आएगा तो फिर हम इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अगर 1 से कम आएगा तो हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करेंगे। जैसा कि इस केस में 1.13 आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेप्ट करना है। अब 1 से ज़्यादा आने का मतलब क्या है
कि हमने इन्वेस्टमेंट से जो की हुई है उससे ज़्यादा अर्न किया है। ये रिलेटिव अप्रोच है कि हमने जो है इसके अंदर $1 के अगेंस्ट $1.13 जो है अर्न किया, तो ये हमारा प्रॉफिट है, कह लें एक किस्म का पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। कि हमने $1 लगाया था, वो $1 कितना हो जाएगा, $1.13 हो जाएगा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू थी जो एनपीवी की अप्रोच थी कि एग्जैक्ट हमें एक्स्ट्रा कितना मिलेगा। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हम एग्जैक्ट नहीं बात करते, हम रेशो के लिहाज से बात करते हैं, इसलिए इसको इन्वेस्टमेंट रेशो भी कहते हैं। तो $1.1 लगाने के $1.13। और अगर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में कंपैरिजन करना है तो जिसका आंसर ज़्यादा आएगा, वन से पहली तो बात है करने ही सिर्फ वन से ऊपर वाले हैं, तो वन से ऊपर वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से जिसका आंसर बड़ा होगा हम उस प्रोजेक्ट को तरजीह देंगे। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और नेट प्रेजेंट वैल्यू में सिर्फ फ़र्क क्या है कि नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम क्या करते थे, ये जो पॉजिटिव कैश फ्लोज हैं प्रेजेंट वैल्यूज़ के, इनमें से माइनस कर देते थे इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, तो हमारे पास एनपीवी आ जाती है। उसकी बेस पे हम फैसला करते थे, पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट, नेगेटिव है तो रिजेक्ट। जबकि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के अंदर हमने टोटल करना है, और वो जो है उसके अंदर टोटल करते वक्त हमने इनिशियल कैश फ्लो जो नेगेटिव कैश फ्लो है इन्वेस्टमेंट है उसको कंसीडर नहीं करना, बाकी कैश फ्लोज का सम ले लेना, और हमने क्या करना है वो जो सम आएगा कैश फ्लोज का उसको डिवाइड कर देना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। तो अगर हमारा आंसर 1 से अबव आ रहा है तो एक्सेप्ट, 1 से कम आ रहा है तो रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों टेक्निक्स इकट्ठी यूज नहीं हो सकती, ठीक है, या एनपीवी होगी या प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स होगी, ये दोनों जो है इकट्ठी यूज नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों में सेम डिसीजन आता है, चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं हो सकता कि एनपीवी के मुताबिक एक्सेप्ट हो और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक रिजेक्ट हो। अगर एनपीवी के मुताबिक एक्सेप्ट हो रहा है तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के मुताबिक भी एक्सेप्ट ही होगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास डिस्काउंटेड पे बैक हमने ये बात की थी। पे बैक के अंदर हमने क्या किया था, कैश फ्लोज लिए थे, ठीक है, सिंपल कैश फ्लो, और उसकी बेस पे हमने नेट कैश फ्लो फाइंड किया था, ठीक है। डिस्काउंटेड पे बैक के अंदर अगर हम बात करें उसमें फ़र्क क्या पड़ता है, कैश हमने जो है कैलकुलेशन ऐसे ही प्रेजेंट वैल्यूज़ की सबकी कैलकुलेट करनी है, सबकी प्रेजेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे, और फिर इन कैश फ्लोज की बेस, प्रेजेंट वैल्यू कैश फ्लोज की बेस पे हम जो है पे बैक कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने इनिशियल कैश फ्लो जो हमें विद सिंपल कैश फ्लो गिवन किए गए थे, पहले हमने इसकी बेस पे किया था। अगर वो कहेगा पे बैक तो हमने ये कैश फ्लो यूज करना, अगर वो कहेगा डिस्काउंटेड पे बैक तो फिर हमने ये वाले कैश फ्लो यूज नहीं करने, हमने ये वाले कैश फ्लो की बेस पे नेट कैश फ्लो फाइंड करना। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो का कॉलम बनाएंगे हम, और हम क्या करेंगे यहाँ पर नेट करेंगे कि हमारे, तो हम प्रेजेंट वैल्यू की कैश फ्लोज के ऊपर नेट कैश फ्लो फाइंड करेंगे। जैसे कि हमारा पहला कैश फ्लो जो है वो कितना आएगा जी, नेगेटिव 1 लाख ही होगा, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम सेकंड कैश फ्लो की बात करें तो वो हमारे पास 1 लाख में से हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट आ जाएगा 7272.7.3, फिर हम ये माइनस में होगा, फिर इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 47,933.9 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो बचेगा कैश फ्लो जो रिकवर होने वाला रह जाएगा वो होगा 25,394.4 नेगेटिव। चौथे साल हम माइनस करेंगे जब इसको तो हमारे पास 4,904.4 आ जाएगा, ये भी माइनस में होगा। और फिर पाँचवें साल की अगर हम बात करें तो हमारे पास पाँचवें साल की हम बात करें तो हमारे पास आ जाएगा जो 13,723.6। इसका मतलब है हमारा जो पे बैक है वो चौथे साल के बाद है और पाँचवा साल पूरा होने से पहले, तो यानी कि 4 और 5 के दरमियान में है कहीं पे, ठीक है। हमारा जो कैश फ्लो है वो चौथे और पाँचवें साल के दरमियान में है,
4 ईयर और 5 ईयर के इन बिटवीन है कहीं पर। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी एग्जैक्ट, अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, 4 ईयर प्लस लास्ट नेगेटिव कैश फ्लो और उसके बाद का कैश फ्लो, ठीक है। हम डिवाइड करते हैं इनको, 4904.4 डिवाइडेड बाय 18627.69, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 0.24 ईयर्स, ठीक है। मींस 4.26 ईयर्स। और अगर इसको उसमें कन्वर्ट करना है हमने साल के अंदर, सॉरी मंथ्स में कन्वर्ट करना है, तो 4 ईयर प्लस 0.26 को मल्टीप्लाई कर दें 12 से, तो ये मंथ्स बन जाएगी। तो 4 ईयर्स प्लस 3 मंथ्स बनेंगे जी, जिसके अंदर आपके ये पैसे रिकवर हों। तो डिस्काउंटेड, ये था डिस्काउंटेड पे बैक। फ़र्क क्या है कि हम सिंपल पे बैक में जो हमें कैश फ्लो गिवन होते हैं उसी के ऊपर कैलकुलेशन करते हैं, जबकि डिस्काउंटेड पे बैक के अंदर हम क्या करते हैं, इनको पहले प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, फिर नेट कैश फ्लो का कॉलम बनाया जाता है। तो ये हमारे पास टेक्निक थी जो डिस्काउंटेड पे बैक की। और उसके बाद पांचवी टेक्निक है हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर हमने क्या करना होता है, ऐसा रेट फाइंड करना होता है, प्रेजेंट वैल्यू का ऐसा रेट फाइंड करना होता है जिसके ऊपर एनपीवी क्या है, 0 है, ठीक है। एनपीवी 0, ऐसा डिस्काउंट का रेट जिसके ऊपर एनपीवी 0 है। तो चेक कर लेते हैं इसको हमने क्या कैसे कैलकुलेट करना है। टाइम, ये थोड़ा सा टेंशन देने वाला काम है इसका, आईआरआर का। बच्चे इससे बहुत डरते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बार बार करनी पड़ती है और बच्चे परेशान होते हैं इससे कि ये बहुत हेक्टिक वर्क है। मैं वही क्वेश्चन का डेटा ले रहा हूँ कैलकुलेशन करने के लिए। सॉरी, ईयर 2 अरेज करके लिख लेते हैं। ईयर 2 30,000। फिर हमारे पास है जी ईयर 3 का जो है 30,000। ईयर 4 30,000 और ईयर 5 30,000। एक हिंट है आप लोगों के लिए कि एक तो हमने जो है पीवी फाइंड की हुई है, एनपीवी फाइंड की हुई है एक, और वो पीवी हमने फाइंड की हुई है एनपीवी किस रेट के ऊपर अगर जो भी क्वेश्चन में होगा आपने फाइंड, तो उसकी बेस पे एनपीवी की होगी ये, ठीक है। जैसे 10% पे की हुई है, तो हमने एक तो एनपीवी फाइंड की होगी क्वेश्चन के अंदर, तो आपने वही सिंपल पहले ले लेनी है, उसको एज इट इज लिख लेना 10% वाली को। उसके बाद था 2772.73। फिर उसके बाद था हमारे पास नेक्स्ट 24793.39। उसके बाद थी हमारे पास 225339.44। फिर उसके बाद हमारे पास थी 20490.4 और आखिरी थी हमारे पास 18627.64 और इसका हमारे पास नेट आंसर आया था 13723 ये हमारे पास आया। देखिए आईआरआर का जो भी सवाल होगा वो आपका इसी पैटर्न पे आपने करना। एक तो आपने एनपीवी वो ले लेनी है जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट की थी एनपीवी के लिए, ठीक है। अगर तो उसका पॉजिटिव आया, यहाँ पे एक चीज रेट बढ़ाएंगे तो वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जितना रेट बढ़ाते जाएंगे वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। तो
अगर यहाँ पर जैसे कि ये पॉजिटिव है, अब हमें यहाँ पे एक ऐसी एनपीवी चाहिए जिसकी वैल्यू यहाँ पे एंड पे माइनस में आए। ठीक है, अगर ये माइनस में होती तो मुझे ऐसी एनपीवी, ऐसे रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट करनी थी कि हमारा यहाँ पे आंसर फिर किस में आए, प्लस में आए। ये बहुत अहम बात है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर एनपीवी हमारी पॉजिटिव में है तो हमें ऐसे रेट पे एनपीवी कैलकुलेट करनी है कि हमारी एनपीवी माइनस में आए, और अगर ये माइनस में है तो हमने ऐसे रेट के ऊपर एनपीवी कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास एनपीवी पॉजिटिव आए। और रूल क्या है हमारे पास, ये है, रेट बढ़ाएंगे तो वैल्यू कम होगी, और अगर वैल्यू बढ़ानी है तो रेट आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अब यहाँ पर इस सिनेरियो के अंदर हमने वैल्यू कम करनी है, ये पॉजिटिव में है ना, तो इसको जीरो की तरफ लेके जाना है और वहां से हमने माइनस की तरफ लेके जाना है, तो वैल्यू हमने क्या करनी है, कम करनी है, तो रेट हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं 20% पे कर देता हूँ। ये कोई भी रैंडम सिलेक्शन हो सकती है, 15% पे भी हो सकती है, 12 पे भी कर सकते हैं, मगर मैं गैप इसलिए ज्यादा दे रहा हूँ कि मुझे बार बार कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ये ना हो 15 पे करूँ फिर पॉजिटिव आ जाए, तो मैं पहले ही गैप ज्यादा कर लेता हूँ, मैं 20 के ऊपर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब मैं एनपीवी कैलकुलेट करूंगा, जो पीवी रेट फैक्टर हमारे पास आएगा वो कितना है जी, 20% पे। मीन 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर 0, 1 प्लस 0.2 रेज टू पावर माइनस 1 प्लस 0.2 पावर माइनस 2, 1 प्लस 0.2 पावर माइनस 3, 1 प्लस 0.2 पावर माइनस 4, और एट द एंड प्लस 0.2 पावर माइनस 4। अब इसकी बेस पे मैंने कैलकुलेशन करनी है। मुझे यहाँ पे आगे चाहिए पीवी एट 20%, एनपीवी हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, पहले टाइम जीरो के ऊपर जो हमारे पास वैल्यू आ रही है जी, वो आ रही है हमारे पास 1 लाख की आएगी माइनस में। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है 20% के लॉस है। हमने ये जो फैक्टर आएगा इसको इसके ऊपर कैश फ्लो पे अप्लाई करना है। तो दूसरे साल का फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 30,000, तो हमारे पास है इसका आंसर आ जाएगा 25,000। बहुत राउंड फिगर आई है जी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ये फैक्टर कैलकुलेट करें, इसको भी 30,000 पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 20,833.33। ठीक हो गया। फिर चौथे साल की अगर हम बात करें तो सॉरी तीसरे साल की हम बात करें, तीसरे साल के फैक्टर को जब 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 17361 आ जाएगा, 17361.11। चौथे साल का जब करेंगे फैक्टर सॉल्व और उसको 30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 14467 आ जाएगा, 14467.59। और आखिरी साल की अगर बात करेंगे तो हमारे पास 12056 आ जाएगा, 12056.33। और इसको जब सबको नेट करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी 10281.6। ये हमारे पास बेहतरीन सिचुएशन है। एक कैश फ्लो हमारे पास पॉजिटिव में और एक कैश फ्लो हमारे पास नेगेटिव में। अब इसकी बेस पे हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लो रेट। कम रेट कौन सा था, 10%। एक था हमारे पास हाई रेट, वो कितना था, हमने 20%। ये दो रेट के ऊपर कैलकुलेशन की। फिर हमारे पास वैल्यू एट लो रेट 10% के लास्ट पे हमारे पास एनपीवी आई थी 13723.6, और वैल्यू एट हाई रेट हमारे पास आई थी -10281.6। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हमने जो है IRR के लिए फार्मूला बनाएंगे जी, यहाँ पे लो रेट प्लस वैल्यू एट लो रेट माइनस 0 रखेंगे, वैल्यू एट लो रेट माइनस वैल्यू एट हाई रेट मल्टीप्लाई बाय लो रेट, सॉरी मल्टीप्लाई बाय हायर रेट
माइनस लो रेट, इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो हमारे पास IRR का आंसर आ जाएगा। लो रेट हमारे पास है जी 10%, तो 10% प्लस वैल्यू एट लो रेट हमारे पास है जी 13723.6 माइनस 0, ये फार्मूले का समझ लें। वैल्यू एट लो रेट 13723.6 माइनस 10281.6। स्टूडेंट यहाँ पे क्या गलती करते हैं, इस माइनस को और इस माइनस को जो है कॉमन समझ लेते हैं, एक ही लिख लेते हैं। ये वैल्यू का माइनस है, ये फार्मूले का माइनस है, दोनों आएंगे। मल्टीप्लाई बाय हाई रेट की वैल्यू पुट करनी है। हाई रेट की वैल्यू है जी हमारे पास 20 माइनस 10, और इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15.72%। मीन हमारे पास ये IRR की वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब डिसीजन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर डिसीजन कैसे होगा, हमने इस को कंपेयर करना है विद रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RRR, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के नाम से गिवन होगा या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के नाम से गिवन होगा। अगर हमारे पास ये ग्रेटर आ रहा है तो हम ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि IRR आपका ज्यादा आना चाहिए किससे, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के रेट गिवन होगा उससे IRR का रेट क्या होना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए, तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, वरना प्रोजेक्ट आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और इसके बाद हम आखिरी टेक्निक की तरफ चलते हैं। हमारे पास आखिरी टेक्निक है इसके अंदर अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के अंदर जो है हमें प्रॉफिट्स गिवन होते हैं, कैश फ्लो नहीं गिवन होते। ये वही टेक्निक है जो कि कैश फ्लो के बेस पे नहीं चलती, ये जो है प्रॉफिट की बेस पे चलती है। हमारे पास यहाँ पर अगर बात करें तो टाइम गिवन होगा वैसे ही, और प्रॉफिट गिवन हो। ठीक है, 0 1 2 3 4 एंड 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 लाख एक सिफर कम हो गया ये। उसके बाद 20,000 हर साल का प्रॉफिट है, 20,000 20,000 और 20,000, ये हर साल का। अगर प्रॉफिट गिवन ना हो तो प्रॉफिट बाज का तो हमें कैलकुलेट भी करना पड़ता है। क्वेश्चन में कैश फ्लो गिवन होता है और उसके अंदर हम जो है माइनस करते हैं, उसमें से माइनस करते हैं डेफिसिट, तो हमारे पास वो कैश फ्लोज बन जाते हैं। अगर कैश फ्लोज गिवन है तो हमें हर साल के कैश फ्लो में से हर साल की डेफिसिट क्या करनी है, माइनस करनी है, तो हमारे पास वो प्रॉफिट की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो मोस्टली क्वेश्चन में गिवन होते हैं प्रॉफिट्स, अगर नहीं गिवन होंगे तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका तरीकाकार क्या है, हम तमाम प्रॉफिट्स को ऐड अप करते हैं, 20 20 20 20 20 और ये 1 लाख बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे n से यानी कि नंबर ऑफ ईयर से, 5 है, तो ये मेरे पास एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा 20,000 एवरेज। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। एवरेज प्रॉफिट है जो हमारे पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 1 लाख की, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगा 20%, यानी कि हमारा अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो है वो 20%, प्रॉफिटेबिलिटी कह लें इस प्रोजेक्ट की 20% है। तो जिस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी हम उसको रिजेक्ट कर। ये टोटल 6 टेक्निक्स थी हमारे पास यहाँ इसके अंदर, और इसके अंदर एक आपको सबसे एंड पे एक शॉर्टकट भी बताना है। और जैसे कि पे बैक के अंदर हमने एक शॉर्टकट सीखा था और वो हमने बात की थी, वो शॉर्टकट किसके लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ एनओटी कैश फ्लोज के लिए। तो हम एनओटी कैश फ्लो के लिए अगर पे बैक का शॉर्टकट है तो एनओटी कैश फ्लो का बाकियों के अंदर भी शॉर्टकट होगा। अगर जैसे ये सेम कैश फ्लो है तो हमें इतनी डिटेल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, हम शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। मैंने ये डिटेल इसलिए कराई कि क्वेश्चन के अंदर जो है आपको ज़रूरी नहीं है सेम कैश फ्लोज मिले, डिफरेंट भी हो सकते हैं, 20,000 30,000 40,000 50,000, तो आपको फिर ये सारी कैलकुलेशन जैसे मैंने समझाई है ऐसे ही करनी। और अगर जो है सेम कैश फ्लोज होंगे तो उस सूरत में आप प्रेजेंट वैल्यू एनओटी का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं एनपीवी फाइंड करने, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के लिए।
मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। एनपीवी के केस में शॉर्टकट क्या होगा, अगर हमने कैश फ्लो एनओटी गिवन है, फिर मैं बताता जाऊँ कैश फ्लो एनओटी के केस में है। अगर मिक्स कैश फ्लो होंगे फिर ये नहीं अप्लाई हो सकता। कैश फ्लो एनओटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन डिवाइडेड बाय आर। इससे आपके पास एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी और इसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे तो आपके पास एनपीवी की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो एनओटी कितनी थी 30,000 की, और 1 माइनस 1 प्लस आर कितना, रिटर्न कितना था जी इसके अंदर, वो हमें जो गिवन था 1.1, कितने सालों का, 5 सालों का, डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है, माइनस इन्वेस्टमेंट कितनी थी 1 लाख की। तो इस सारे को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही आंसर आएगा जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट किया था पूरे टेबल के तहत, पूरी कैलकुलेशन के तहत, जो कि हमारे पास कितना आंसर आया था उसका 13723.6, हमारे पास वही आंसर आएगा। ठीक हो गया। एनओटी के केस में आप एनपीवी ऐसे भी फाइंड कर सकते। अगर एनओटी नहीं होगी तो फिर हम जो है डिटेल कैलकुलेशन। ये क्वेश्चन है जी, इसके अंदर हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, एक प्रोजेक्ट एम है और एक प्रोजेक्ट एन है, ठीक है। और प्रोजेक्ट एम के ऊपर जो हमें इन्वेस्टमेंट करनी है वो है 28,500, और प्रोजेक्ट एन के ऊपर जो प्रोजेक्ट हमने इन्वेस्टमेंट करनी है वो 27,000 है। एक के ऊपर हमारे पास एनओटी है और एक के ऊपर मिक्स कैश फ्लो है। अच्छी बात है, हमारे पास दोनों प्रैक्टिस हो जाएंगी दोनों चीज़ों की। तो कैलकुलेट ईच प्रोजेक्ट्स पेबैक, कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड कैलकुलेट आईआरआर, ठीक है। और उसके बाद हमने अपना डिसीजन रिकमेंडेशन देनी। चलें जी पेबैक की बात करते हैं। तो प्रोजेक्ट एम के लिए मैं शॉर्टकट की तरफ जाऊंगा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश फ्लो एनओटी। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर 28,500 की, और हमारे पास एनओटी कैश फ्लो है 10,000, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.85 ईयर्स। और अगर हमें इसको मंथ्स में साथ देखना तो 2 ईयर्स प्लस 0.85 मल्टीप्लाई बाय 12 मंथ मीन 2 ईयर्स प्लस 3.36 मंथ के अंदर ये आपका रिकवर होगा, ठीक है। तो एन्युटी कैश फ्लो था तो हमने शॉर्टकट से कर लिया। अब हम बात करते हैं पे बैक की प्रोजेक्ट एंड के लिए, जो इसके अंदर हमारे पास जो है मिक्स कैश फ्लो है। तो एंड प्रोजेक्ट के लिए हमारे पास आउटफ्लो है जी 0 के अंदर 27,000, कैश फ्लो जो है माइनस में पहले साल का 11,000, दूसरे साल का 10,000, तीसरे साल का 9,000 और चौथे साल का 8,000। और हमने नेट कैश फ्लो का कॉलम बनाना है, पहले साल का वैसे ही -27,000, दूसरे साल का हमारे पास आ जाएगा नेट करके 27,000 में से 11,000 हमने कमा लिया तो बाकी कितना रह गया जी 16,000। 16,000 में से फिर हमने 10,000 कमा लिया तो बाकी कितना रह गया 6,000। 6,000 में से 9,000 कमा लिया तो हमारे पास 3,000 पॉजिटिव आ गया। यहीं पे हमारी कैलकुलेशन रुक जाएगी। इट मीन्स दूसरे और तीसरे साल के दरमियान में है। तो 2 + 6,000 डिवाइड बाय 9,000, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2.6667 ईयर्स। और इसको मंथ्स में करेंगे तो 2 ईयर्स प्लस 0.6667 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये मंथ्स बन जाएंगे। तो ये बन जाएगा 2 ईयर्स प्लस 8 मंथ, तो 2 ईयर्स प्लस 8 मंथ्स, और ये हमारे पास 2 ईयर्स प्लस, तो यानी कि इसका पे बैक 2.3 है, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स है, 2 ईयर्स एंड 3 मंथ्स, और इसका 2 ईयर्स एंड 8 मंथ्स है। तो इसका मतलब है तो पे बैक कम है एम का, तो हम उसको एक्सेप्ट करेंगे।
और उसके बाद एनपीवी की अगर हम बात करें तो एनपीवी कैलकुलेट कर लेते हैं। दोनों प्रोजेक्ट ही, एक एनओटी है और एक मिक्स कैश फ्लो है। तो एनओटी का हम जो है शॉर्टकट मेथड से करेंगे और जो है मिक्स कैश फ्लो का हमें पूरा टेबल बनाना पड़ेगा। शॉर्टकट मेथड से पहले मैं प्रोजेक्ट एम की जो है कैलकुलेशन करूँगा एनपीवी की, जो कि मैंने एंड पे बताया था अभी आपको लेक्चर के। तो एम के लिए एनपीवी कैश फ्लो एनओटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आर रेज टू पावर माइनस एन होल डिवाइड बाय आर माइनस इन्वेस्टमेंट। ठीक हो गया। कैश फ्लो एनओटी हमारे पास इसके अंदर 1000 की 10,000 की मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा जो कि आ रहा है, मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ इसको, 0.1। कितने सालों का प्रोजेक्ट है? 4 सालों का, तो -4 होल डिवाइड बाय 0.1। जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देना हमने। हमारी जो इन्वेस्टमेंट थी वो कितनी थी? 28,500। ठीक हो गया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे सारे को, तो हमारे पास फाइनल आंसर इसके अंदर आएगा, ये सारी कैलकुलेशन करके और इन्वेस्टमेंट को माइनस करके 637.123। ये हमारे पास इसका एनपीवी आ जाएगी शॉर्टकट मेथड से। टेबल बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि एनओटी। और दूसरे की अगर बात करें प्रोजेक्ट एन की, तो प्रोजेक्ट एन के अंदर हमारे पास 0 है -27,000, 1 के अंदर 11,000 है, 2 के अंदर 10,000 का कैश फ्लो था, 3 के अंदर 9,000 का था और 4 के अंदर 8,000 का था। ये हमारे पास कैश फ्लोज थे। उसके बाद हमने पीवी कैलकुलेट करनी है एट कितने परसेंट पे थी? 14%। मैं फार्मूला सारा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट करके। पहले में 27,000 वैसे ही आ जाएगा। दूसरे के अंदर हमारे पास आ जाएगा 9,649.12। फिर हमारे पास आ जाएगा जी 7,694.67 और नेक्स्ट 6,074.74 और आखिरी वैल्यू जो हमारे पास इसमें आएगी वो आएगी जी 4,736.64। और इसको जब आप नेट करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो आएगा जी 1155.18। ठीक हो गया। तो इसकी हमारे पास एनपीवी आ रही है 637.12 और इसकी आ रही है हमारे पास 1155। तो एनपीवी प्रोजेक्ट एंड की ज़्यादा, तो इसलिए हम उसको प्रेफर करेंगे। ठीक हो गया यहाँ तक। अब इसकी सी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं। सी रिक्वायरमेंट के अंदर क्या कह रहा है जी, हमारे पास आईआरआर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि मैंने आपको वीडियो के पहले हिस्से में बताया है कि आईआरआर के अंदर हमने जो है एक तो रेट वही ले लेना है जिस ये जो हमने कैलकुलेशन की थी 10% पे। 10% पे हमारी एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। अब हमें एक ऐसा रेट चाहिए जिसके ऊपर एनपीवी क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। मैं एक 20% पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। सेम सारा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 0.2 पावर -4, ठीक, होल डिवाइडेड बाय 0.2। जो भी आंसर आएगा उसमें से माइनस कर देनी है हमने इन्वेस्टमेंट 28,500 को। जब नेट करेंगे तो सारे फार्मूले को 20% के तहत जब हम एनपीवी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमारे पास आएगी -2612.65। ये हमारे पास आ जाएगी। ये हमारे पास वैल्यू एट हायर रेट है, ये हायर रेट है, ये लोअर रेट है और ये हमारे पास वैल्यू एट लो रेट है। तो वो आईआरआर का फार्मूला अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। आईआरआर इज इक्वल टू लो रेट प्लस वैल्यू एट लो रेट माइनस 0 डिवाइड बाय वैल्यू एट हायर रेट
माइनस, सॉरी नीचे भी पहले वैल्यू एट लो रेट आना, वैल्यू एट लो रेट माइनस वैल्यू एट हाई रेट इनटू हाई रेट माइनस लो रेट। तो हमारे पास लो रेट है जी इसके अंदर 10%, वैल्यू एट लो रेट है हमारे पास 637 माइनस 0 637.12 माइनस 2612.65 इंटू 20 माइनस 10। इस सब को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 15.18% IRR प्रोजेक्ट एम का। प्रोजेक्ट एन के लिए हमें, क्योंकि वो एन्युटी नहीं है, मिक्स कैश फ्लो है, तो हमें सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, उसी तरह टेबल बनाना पड़ेगा। 14% पे हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है, प्लस में आ रही है 0 से ज़्यादा, तो अब हमें वैल्यू कम करने तो यहाँ पे भी रेट बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं PV फाइंड करूँगा एट 20%, रेट बढ़ा लेता हूँ, इसको भी 20% पे ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका जब मैं 20% पे चेक करता हूँ तो मेरे पास इसकी PV पहली तो -27,000, पहले साल की PV 20% के लिहाज से जब मैं 11,000 को डिस्काउंट करूँगा तो 9166.67, जब मैं दूसरे साल को डिस्काउंट करूँगा तो 6944.44, तीसरे साल को जब मैं करूँगा तो 5208.33 और चौथे साल को जब मैं करूँगा तो 3858.02 और इसको जब मैं नेट करूँगा तो मेरे पास नेट -1822.53, एक वैल्यू पॉजिटिव में एक वैल्यू नेगेटिव में। ये मेरे पास लो रेट है, ये मेरे पास हाई रेट है, वैल्यू एट लो रेट, वैल्यू एट हाई रेट। तो IRR का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो लो रेट है हमारे पास इसके अंदर 14% के बाद प्लस वैल्यू 1155.18 माइनस 0 होल डिवाइड बाय 1155.18 माइनस -1822.53 मल्टीप्लाई बाय 20 माइनस 14। सारे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा जी 16.37। यहाँ पे मुझे लग रहा है मैंने एक वैल्यू गलत पुट की है, यहाँ पे ये 10% नहीं था, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 14% है। कैलकुलेशन सारी 14% से सिर्फ वैल्यू मैंने गलत पुट की थी कि 10 की बजाय 14 की बजाय मैंने 10% को लिख लिया। कैलकुलेशन सारी की सारी 14% के लिहाज से ही है। ठीक है, सारी की सारी एंड तक जो है कैलकुलेशन वो 14% के लिहाज से ही की गई है, बस वैल्यू मैंने जो है 10% लिख दी थी गलती से। तो ये सारी की सारी कैलकुलेशन 14% से ही है। ठीक है, COD के अंदर जो है रिक्वायरमेंट, आखिरी दो रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ जो है प्रेजेंटेशन है कि आपने जो है डी के अंदर ये तमाम आंसर्स का एक टेबल बना देना। ठीक है, कि पेबैक क्या आया था, NPV क्या आई थी और IRR क्या है, और ई के अंदर आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू बना देने के 0 के ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या थी, 0% पे वही होगी जो उसके कैश फ्लोज हैं, वही उसके नेट प्रेजेंट वैल्यू होगी। 14% के ऊपर जो उनके हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, ये IRR के रेट इसने लिखे हुए। तो प्रोजेक्ट M 15% पे 0 पर हो जाता है और प्रोजेक्ट N 16% पे। हमने एग्जैक्ट वैल्यूज कैलकुलेट की हुई हैं जो कि फ्रैक्शंस में है, तो आप फ्रैक्शंस वाली वैल्यू लिख रहे हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है जी हमारे पास 15.18 और ये है जी 16.37। तो आप यही वैल्यूज़ यहाँ पे आंसर्स के टेबल के अंदर प्रेजेंट कर सकते हैं, 15.18 और 16.37 लिख के 00। ठीक हो गया। तो
ये था आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू का पोर्शन और कैपिटल बजटिंग का पोर्शन। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर तो कैश फ्लोज गिवन है 1 से लेके 8 तक के। 14% इसके जो है वो है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी कि 14% के लिहाज से आपने इसको डिस्काउंट करना है। अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ गई तो प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ गई तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर लेंगे। 8 सालों तक की आपने ये कैलकुलेशन करनी है। ये सिंपल है, आप खुद ही कर लीजिएगा। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट हैं, 3 सिचुएशन है। प्रोडक्ट है न्यू लाइन ऑफ एल्यूमिनियम बेलीविट expand its existing Bellevude line to include several new size, and तीसरा पॉइंट क्या है, draw up a new higher quality line of Bellevude if the project is question is undertaking the expected present values and amount of investment required as। 3 है हमारे पास, पहले के अंदर 2000, दूसरे में 1,15,000, फिर 2,70,000। 2 लाख, 1,15,000 और 270 इनकी प्रेजेंट वैल्यू उसने कैलकुलेट करके दे दी। If the project 1 and 2 are jointly undertaken, there will be no economics. The investment required and present value will simply be the sum of the part. With project 1 and 3, economies are possible in investment because one of the machine required can be used in both production process. That total investment required of the project 1 and 3 combined is 440,000। ठीक है, टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रोजेक्ट 1 एंड 2। सारी चीज़ें हम साथ साथ लिख लेते हैं। हमारे पास वो कह रहा है जी 1 एंड 2 है, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, वो वैसे ही चलेगा जैसे लिखा हुआ है। अगर 1 एंड 3 करें तो इकोनॉमीज आर पॉसिबल इन इन्वेस्टमेंट बिकॉज वन मशीन रिक्वायर्ड कैन बी बोथ इन बोथ प्रोजेक्ट। टोटल इन्वेस्टमेंट फॉर प्रोजेक्ट 1 एंड टोटल इन्वेस्टमेंट इसके लिए जो रिक्वायर्ड होगी वो सिर्फ और सिर्फ हमें रिक्वायर्ड होगी 4,40,000। ठीक है, और इफ प्रोजेक्ट 2 एंड 3 अंडरटेकन, 2 और 3 की बात करें, देयर आर इकोनॉमीज टू बी अचीव इन मार्केटिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बट नो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, द एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो फॉर प्रोजेक्ट 2 एंड 3 इज 6। तो कैश फ्लो जो हैं वो इसके लिए रिक्वायर्ड हमारे पास अचीव होंगे 620 के। कंबाइन करके जब हम करेंगे तो 620 के कैश फ्लोज हमें रिसीव होंगे। ऑल 3 प्रोजेक्ट आर अंडरटेकन साइमल्टेनियस। द इकोनॉमीज नोटेड दैट विल बी स्टिल द 125,000 एक्सटेंशन ऑन द प्लांट विल नेसेसरी एज ए स्पेस इज नॉट अवेलेबल फॉर ऑल 3। अगर हम 1 + 2 + 3 की तरफ जाते हैं तो हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए एडिशनल कितने की, 1,25,000 की, क्योंकि हमारे पास। तो अब हमने किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना, हमें प्रोजेक्ट 1 सिर्फ करना है, प्रोजेक्ट 2 सिर्फ करना है, प्रोजेक्ट 3 करना है। 1 + 2 प्रोजेक्ट की तरफ जाएं, 2 + 3 की तरफ जाएं, या 1 + 3 की तरफ जाएं, या 1 + 2 + 3, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएं इनमें से। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट अगर हमने करने हैं, इनमें से कोई कॉम्बिनेशन के साथ जाएं कि हमें फ़ायदा हो, तो उसका तरीकाकार है जिसमें हमारी प्रेजेंट वैल्यू ज़्यादा बनेगी। तो हमने यहाँ पे देखना है इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी कैश फ्लोज की, और नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। प्रेजेंट वैल्यू मतलब जो हमें कैश फ्लो रिसीव होने हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट जो हमारे पैसे लगने हैं, और इन दोनों को नेट करेंगे तो हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास देखें 2 लाख पहले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कितने की रिक्वायर्ड है, 2 लाख की, और प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर कैश फ्लोज कितने हैं, 2,90,000। तो हमारे पास एनपीवी कितनी आ जाएगी, 90,000 की नेट, कि 2 लाख हमने लगाना है, 2,90,000 हमें फ्यूचर में रिसीव हो जाएगा, तो नेट कितना बचेगा हमें 90,000।
प्रोजेक्ट 2 की बात करें तो 1,15,000 उसके इन्वेस्टमेंट चाहिए, और उसके बाद एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कितना है 1,85,000, और इसको जब हम नेट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 70,000। ठीक है, प्रोजेक्ट 3 की बात कर लेते हैं। उसके ऊपर हमें इनिशियली चाहिए 2,70,000, 2,70,000 की इन्वेस्टमेंट चाहिए, और हमें प्रॉफिट कितना, कैश कितना रिसीव होगा, 4 लाख का रिसीव होगा जी, 4 लाख का कैश रिसीव होगा। नेट कर लेते हैं इसको तो हमारे पास 1,30,000 एनपीवी बच जाएगी। अब प्रोजेक्ट 1 और 2 की बात करें, उसने कहा जी उसमें कोई आपको टेंशन नहीं है, कोई एडिशनल खर्चा या एडिशनल कैश फ्लो नहीं आएगा। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट 1 और 2 इन दोनों को, प्रोजेक्ट को अगर हम इकट्ठा करेंगे तो हमें यहाँ पर 2 लाख चाहिए, और जो है 1,15,000, ये टोटल हमारे पास दोनों प्रोजेक्ट्स को मिलाएंगे तो ये 3,15,000 हो जाएगा। 2 लाख प्लस 1,15,000 टोटल 3,15,000, और 2,90,000 ये आएगा, 1,85,000 ये आएगा। तो इन दोनों को हम जब सम करेंगे तो 4,75,000 हमारे पास एक्सपेक्टेड कैश फ्लो होगा। जब दोनों को नेट कर लेंगे तो 1,60,000 का हमारे पास नेट कैश फ्लो आएगा। 2 और 3 की बात करें, 2 और 3 के अंदर उसने कहा था हमें कैश फ्लो एडिशनल मिलेगा कितने का, 6,20,000 का, 6,20,000 ही था जी। 2 और 3 की बात करते हैं तो उसने बाकी कुछ नहीं कहा था, बाकी कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सब कैश फ्लो हमें कंबाइन करके कितना मिला, 6,20,000। यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट दूसरे और तीसरे की अगर हम कंबाइन करें उसके ऊपर उसने कोई बात नहीं की तो वो सेम रहेगी, 1,15,000 और 2,70,000। तो दोनों को जमा करेंगे तो 3,85,000 आ जाएगा। कैश फ्लो उसने एक्सपेक्टेड, उसने क्वेश्चन में बता दिया था कि एक्सपेक्टेड कैश फ्लो कंबाइन कितना होगा, 6,20,000, जो मैंने ऊपर वैल्यू निकाल ली थी, तो 6,20,000। तो इन दोनों को जब नेट करेंगे तो हमारे पास बाकी जो बचेगा कैश फ्लो 2,35,000 का बचेगा। ठीक हो गया। अब 1 और 3 के लिए उसने कोई बात की थी, 1 और 3 के लिए उसने कहा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ रिक्वायर्ड होगी कितनी, 4,40,000 की। ठीक है, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के ऊपर उसने कम बात कर दी, तो हम 4,40,000 जो उसने उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी, उसने उसके कैश फ्लो उसकी बात नहीं थी की फ्यूचर का, तो कैश फ्लो वही रहेंगे। कौन कौन सा प्रोजेक्ट है, 1 और 3, तो 2,90,000 और 4 लाख, ये कैश फ्लो ऐसे ही रहेगा, तो ये 6,90,000 हो जाएगा। तो इनको जब नेट करेंगे तो हमारे पास 2,50,000 आ जाएगा, 2,50,000। और उसके बाद 1, 2, 3 के लिए उसने बात की थी, उसने कहा था हमें एडिशनल इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी 1,25,000 की, यानी कि ये तीनों पैसे तो लगेंगे ही, प्लस इसके अलावा 1,25,000 हमें और लगाना पड़ेगा। तो जब इन तीनों को जमा करेंगे और जमा करेंगे उसके अंदर 1,25,000, तो हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी ये बन जाएगी जी 6,80,000 की। एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के ऊपर उसने कोई बात नहीं की, तो वो वही सेम रहेंगे, तो हम इन तीनों को जमा कर लेंगे तो ये 9,10,000 बन जाएंगे, और जब इसको नेट करेंगे तो ये 2,30,000 बन जाएंगे। अब बीइंग ए कंपनी हमें किस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, तो जिसके अंदर एनपीवी ज़्यादा बन रही है, हमने पहले बात की एनपीवी का रूल क्या है। तो एनपीवी अगर बात करें यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस में बन रही है ये 2,50,000। मीन हमें जो है पहला और तीसरा प्रोजेक्ट चलाना चाहिए कंबाइन करके, बाकी किसी की कॉम्बिनेशन ना, दूसरे प्रोजेक्ट को नहीं देखना चाहिए, पहले और तीसरे प्रोजेक्ट को कंबाइन करके चलाना चाहिए। ठीक है। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा, तो आप इसके तमाम क्वेश्चन कर सकते हैं कैपिटल बजटिंग के। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।